नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक है कि एक पार्लियामेंट्री पैनल एस्टेब्लिश हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा कि हम सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो कम्स डाउन हो रहा है, और इसके प्रति उन्होंने चिंताएं अपनी जाहिर की। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, 112वीं रिपोर्ट पेश की राज्यसभा में, और उन्होंने इस बारे में बात की। उन्होंने कुछ अनुशंसाएं की और इसमें हम सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ अनुशंसाएं, उन्होंने कुछ कमियां पाई, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें की। आपके मेंस में इन बातों को कोट आप कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। पहला उन्होंने कहा पर्सनल मैनेजमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि सीबीआई में मैन पावर की शॉर्टेज हमको देखने को मिल रही है, और 21 जो सर्विस है वो कैडर रिव्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमको 1500 से अधिक आईएएस ऑफिसर्स की कमी हमको देखने को मिल रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है कैंडिडेट की, वो सब इंस्पेक्टर के लेवल से ऊपर वाली लेवल पे डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है उसका कोई इसमें प्रावधान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड नोडल एजेंसी से कहा कि आपको रिजर्व वैकेंसी के बारे में बात करनी चाहिए, इनको फुलफिल करना चाहिए, और आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में भी कैंडिडेट के बारे में सोचना चाहिए, इंस्पेक्टर और डीएसपी लेवल के अधिकारी हों। दूसरा उन्होंने कहा कि इंटीग्रिटी, विजिलेंस, ट्रांसपेरेंसी और सर्विस मैटर पे बात की। हाई पेंडेंसी हमको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में देखने को मिलती है। इस कैट का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, आर्टिकल 323 ए के तहत इसको सेटअप किया गया था। और सेंट्रल जो विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, इसमें उन्होंने कहा कि इंटीग्रिटी, विजिलेंस, ट्रांसपेरेंसी और सर्विस मैटर की संबंध में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि 2012 में जो केस की जो सीबीआई की कन्वेक्शन रेट थी वो 743 थी। इसकी जो हो गई है, कितनी हो रही है, 202 हो गई है 2021 में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपको कैट में बहुत सारी जो चीजें हैं उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए, सीबीओ में बहुत सारी चीजों को आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए, और आपको इस तरह से काम करना चाहिए कि सीबीआई की जो वर्किंग है उसमें रैशनैलिटी हमको देखने को मिले और उसमें मजबूती हमको देखने को मिले। इस बात पे इन्होंने जोर दिया। तीसरी बात उन्होंने कही कि जनरल कंसेंट, अगर सीबीआई को किसी स्टेट में जाके अगर किसी राज्य के विषय पे अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसको जनरल कंसेंट लेनी पड़ती है। जनरल कंसेंट का मतलब रहता है कि हर एक केस के लिए सीबीआई को उस रिस्पेक्टिव स्टेट से बार बार सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर उस संबंधित स्टेट ने अगर इसको जनरल कंसेंट दे दी तो सीबीआई ऑटोमेटिकली उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन एक होती है जनरल कंसेंट, एक होती है स्पेसिफिक कंसेंट। का मतलब है कि उसको स्पेशल कोई केस है उसके आधार पर उसको कंसेंट लेना पड़ेगा। और तीसरी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि इस केस की जांच सीबीआई करेगी, तो उसमें स्टेट की कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात पे उन्होंने कहा है कि 9 स्टेट ऐसे हैं जिनने अपनी कंसेंट को विदड्रॉ किया है, जनरल कंसेंट को, और सीबीआई की जो सीमलेस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें हमको हैम्पर्ड देखने को मिल रहा है, उसमें हमको बहुत सारे व्यवधान देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है, जो सेंट्रल में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है, तो राज्य वाले सेंटर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप सीबीआई, ईडी का गलत उपयोग करते हैं। तो इसलिए जो अधिकांश जो अपोजिशन
पार्टी वाले जो राज्य हैं उन्होंने अपनी जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, तो इस पर पंजाब है, तो इस प्रकार के राज्य आपको सामने देखने को मिलते हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है कि हम सीबीआई के बारे में पढ़ें, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीबीआई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हमने वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान जब हमारे औपनिवेशिक शासन था, हमारे देश में ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे और उन्होंने एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कंस्टिट्यूट किया 1941 में, डिपार्टमेंट ऑफ वार ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, टू इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन ब्राइवरी करप्शन के संदर्भ में उनने इस चीज के बारे में एक उनने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को कंस्टिट्यूट किया 1941 में वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान लोग क्या कर रहे थे, प्रोक्योरमेंट कर रहे थे, तो उनपे घूस के आरोप लग रहे थे, उनपे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तो इसको दूर करने के लिए ब्रिटिश ने इस प्रकार का कि स्पेशल पुलिस फोर्स उनने स्टेब्लिश किया, ठीक है। लेकिन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसको पावर ड्राइव होती है, लेकिन इसके तहत इसको गठन नहीं किया गया है, इसलिए क्या है, सीबीआई के स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। बाद में संतानम कमेटी ने 1962-64 में कहा कि आप सीबीआई को स्टेब्लिश करो। 2014 में लोकपाल आया, लोकपाल एक्ट आया, इनने कमेटी प्रोवाइड की, कहा कि आप सीबीआई के डायरेक्टर को अगर आप अपॉइंट करते हो तो उसके लिए आप कमेटी होनी चाहिए, उस कमेटी को हेड हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसके अलावा अदर मेंबर में आपको लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलेंगे या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, जैसे वर्तमान समय में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब रहता है कि इसको 10% अगर उसको सीटें मिलती है तो उसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 10% अगर सीटें मिलती हैं तो उसको अपोजिशन लीडर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो उसमें से कोई लीडर निकल के आता है तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वर्तमान में कांग्रेस के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होना चाहिए। इनकी अनुशंसाओं के आधार पर आपको सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त करना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी सरकार ने एक प्रेसिडेंट ने एक अध्यादेश भी लेके आया, उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के जो कार्यकाल है उसको हम 2 ईयर से लेकर 5 ईयर तक बढ़ा सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को असिस्ट करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सुप्रीडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन पब्लिक ग्रीवेंस के तहत काम करते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हमारे देश में इंटरपोल मेंबर कंट्री में सीबीआई एक नोडल पुलिस एजेंसी के रूप में काम करती है। इंटरपोल का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय एक संस्थान है और आपस में क्राइम से संबंधित कोई भी घटना होती है तो ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के येलो नोटिस, रेड नोटिस, तो इनको हमने कई बार पढ़ा है, जारी करते हैं और आपस में इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक देश की एजेंसी से दूसरी देश की एजेंसी के तक, ताकि हमारे देश, ताकि कोई भी विश्व में अगर हमको इन्वेस्टिगेशन करना हो ताकि उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में व्यवधान उत्पन्न ना हो और इन्वेस्टिगेशन हमको सीमलेस देखने को मिले, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा सीबीआई स्ट्रक्चर हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है सबसे ऊपर, आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग देखने को मिलेगा और इसके बाद आपको सीबीआई डायरेक्टर देखने को मिलेंगे। लेकिन सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सुप्रीडेंट करते हैं, उसको निगरानी करते हैं। सीबीआई डायरेक्टर इकोनॉमिक ऑफेंस का डिवीजन रहता है, एंटी करप्शन और स्पेशल क्राइम का डिवीजन रहता है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सीबीआई के माध्यम से इस प्रकार की केसों की जांच हो सकती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे हमने बताया कि इसको सीबीआई को एक रेजुलेशन के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत 1963 में स्टेब्लिश किया गया, लेकिन 1962-64 के मध्य संतानम कमेटी आई, उनने अनुशंसाएं दी, कहा कब सीबीआई को स्टेब्लिश करो और उसके बाद से सीबीआई को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग अदर मैटर के अंदर इसको शामिल कर दिया गया
और इसको डीओपीटी के अंतर्गत स्टेब्लिश किया गया। और इसमें जो डीएसपी एक्ट है इसमें सीबीआई शब्द को मेंशन नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये हमने पढ़ लिया कि जो सीबीआई है स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, और ये भी हमने पढ़ा है कि इसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात आई, तो पार्लियामेंट्री में कुछ कमेटियां होती हैं, जैसे फाइनेंशियल कमेटी की बात करेंगे तो आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी देखने को मिलेगी, एस्टीमेट कमेटी देखने को मिलेगी, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिलेंगी, जिनका गठन 2004 में हुआ था। अभी वर्तमान में हमको 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपको कमेटी देखने को मिलेंगी जो प्रिविलेज एथिक्स से संबंधित रहती हैं, और इसके अलावा आपको एडहॉक कमेटी देखने को मिलेंगी, जो अगर कोई काम पड़ता है तो उस कमेटी को गठित कर दिया जाता है, उसके बाद उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, सॉरी। अब 3 कमेटी महत्वपूर्ण है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में आप देख पाएंगे इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1921 में स्टेब्लिश किया गया। एस्टीमेट कमेटी को आपको 1921 में स्टेब्लिश किया गया। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को 1964 में स्टेब्लिश किया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपको 22 मेंबर देखने को मिलेंगे, जिसमें से 15 लोकसभा से आएंगे, 7 आपको राज्यसभा से मिलेंगे, और इसका आपको कार्यकाल कितना मिलेगा, 1 ईयर का देखने को मिलेगा। ठीक है, और मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर, ना तो मेंबर हो सकता है, ना तो इसका प्रेसिडेंट हो सकता है, ना तो इसका चेयरमैन हो सकता है। कार्यकाल आपको 1 ईयर का देखने को मिलेगा। इसको अपॉइंट कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। जनरल फॉर्म अपोजिशन लीडर का होता है, ऐसी परंपरा है। जो चेयरमैन होगा जनरली अपोजिशन पार्टी से होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एस्टीमेट कमेटी को 30 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, 30 लोकसभा से होंगे, और इसके चेयरमैन को स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। उसके अलावा 22 मेंबर आपको इसमें पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसके भी आपको स्पीकर मेंबर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, जो कि केवल लोकसभा से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। आई होप आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि इसरो ने L1 फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस किया है। कहा है कि फ्यूचर की जितनी भी सैटेलाइट होंगी हमारी नाविक से संबंधित, वो इसी L1 फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। ठीक है, L1 फ्रीक्वेंसी को स्टार्टिंग फ्रॉम NBS 01 से ऑनवर्ड टू विल हैव L1 बैंड के माध्यम से जो सिविलियन नेविगेशन यूजेस के लिए जितने भी परचेस होते हैं, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी सारी अच्छी तरीके से काम करती हैं। ये इसरो ने कहा है कि नाविक की जितनी भी सैटेलाइट होंगी अब हमारी L1 फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों करेंगी, क्योंकि L1 फ्रीक्वेंसी मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जितने भी अमेरिका का ग्लोबल जीपीएस सिस्टम है वो भी इसी पे काम करता है। यूज ऑफ रीजनल नेविगेशन सिस्टम के जो वेरिएबल डिवाइस है, पर्सनल ट्रैकर है, उसमें आसानी से यूज हो सकता है। और जो करंटली नाविक का सिस्टम है वो आपको 2 फ्रीक्वेंसी बैंड में देखने को मिलेगा, L5 और S बैंड में आपको इस चीज को देखने को मिलेगा, लेकिन अब L1 पे काम करेंगे। ठीक है, अब नाविक से यूपीएससी ने प्रश्न पूछ चुका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाविक में 7 सैटेलाइट हमको देखने को मिली, लेकिन एक सैटेलाइट फेल हो गई थी, तो इसमें में एक सैटेलाइट और लॉन्च की गई, तो 8 आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 7 में से आपको इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि 7 ही के बारे में हम बात करेंगे। 7 में से 3 आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखने को मिलेंगी, 4 आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में देखने को मिलेंगी। अगर 8 पे प्रश्न आता है तो आपको 3 जियो स्टेशनरी और 5 आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में देखने को मिलेंगी। ये इंडिया की जो लैंड है वहां से 1500 किलोमीटर के बियॉन्ड तक ये कवर कर सकते हैं। इसमें मिलिट्री पर्पज की सर्विस और जो सिविलियन पर्पज की सर्विस होंगी वो दोनों सर्व होंगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना है। जैसे आप ध्यान रखेंगे ये वाली आपको येलो टाइप का जो 3 सैटेलाइट है वो आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखने को मिलेंगी, और आप ऊपर जाएंगे ये वाला येलो वाला आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो स्टेशनरी बिल्कुल पैरेलल होता है हमारे इक्वेटर के, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी
जो डिस्टेंस होती है 35,800 के आसपास रहती है, लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास। और जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो ऑर्बिट रहता है वो इससे जो जियो स्टेशनरी है या इक्वेटर की बात करें तो उससे लगभग थोड़ा सा इंक्लाइन हमको 45 डिग्री पे देखने को मिल सकता है, तो इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हम बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला आपको ये वाली ये ऑर्बिट है तो आपको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट जिसकी 600 से 800 किलोमीटर तक होती है। पोलर ऑर्बिट में आपको 200 से 1000 किलोमीटर ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी, और ये वाली हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो हमने पढ़ी ली। इसके इंक्लाइन में आपको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, नासा के कुछ मिशंस हैं, वो मिशंस पहले हम पढ़ते हैं। मिशंस हैं, एक है आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 क्या है? एक आर्टेमिस 1 क्या है? फ्लाइट टेस्ट है। हम मून पे ओरियन एक स्पेस क्राफ्ट होगा, उसके माध्यम से मून पे हम इसको टेस्ट करेंगे। इसमें हम ह्यूमन को मून पे भेजेंगे। स्पेस लॉन्च सिस्टम है ओरियन, जो स्पेस क्राफ्ट है उसके माध्यम से उसको मून पे हम देखेंगे। उसके अलावा जो ये जो आर्टेमिस 3 है इसके माध्यम से और एडवांस लेवल पे काम करेंगे। अब क्या हुआ है, इनने इस प्रकार ओरियन कैप्सूल को इनने लॉन्च किया, लेकिन ये स्लैप्ड डाउन इसमें देखने को मिला, मतलब कि इसमें कमी, मतलब कि ये गिर गया, ये सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओरियन कैप्सूल से आप पूछेंगे तो आप बता देंगे कि नासा का एक कैप्सूल है जो आर्टेमिस मिशन से संबंधित है, जिसका नासा क्या कर रहा था, डेमोस्ट्रेशन कर रहा था ओरियन हीट शील्ड के माध्यम से। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक गिरा कहाँ है, हमको आपको अमेरिका, अगर आप कंटिनेंट पे जाएंगे तो आपको बाजा कैलिफोर्निया ये आपको स्थान देखने को मिलेगा, बाजा कैलिफोर्निया। यहाँ पे ओरियन स्पेसक्राफ्ट आपको यहाँ पे क्रैश आपको हुआ है। ठीक है, तो इसका मैप आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके लिए बन सकता है। इधर आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा, इधर आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिलेगा, इधर आपको सी ऑफ कर्टस भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इससे बाजा कैलिफोर्निया से होके गुजरती है। इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको सौर बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इधर आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मून्स हैं, जैसे लूना 2 भेजा यूएसएसआर ने मून पे। अमेरिका का पहला जो मिशन था अपोलो 11, वो अमेरिका ने भेजा मून पे, फर्स्ट ह्यूमन मिशन था, लैंड किया मून पे। और भारत ने आपको पता ही है चंद्रयान 1 भेजा, जिसमें पार्शली रूप से सफलता प्राप्त की। ठीक है, जिसमें विक्रम और क्या था, कमेंट करके बताएंगे। एक विक्रम था, दूसरा और कोई था, वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, नोमैडिक मलम पदंद्रम ट्राइब चर्चा में है, जो कि सबरीमाला फॉरेस्ट रीजन से संबंधित है। ठीक है, ये क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, कलेक्टिंग करते हैं किसकी, फ्रूट की, अदर एडिबल जो चीजें रहती हैं फॉरेस्ट में उसकी। इनकी पॉपुलेशन 2011 के अनुसार 2422 है। ऑक्यूपेशन इनका हंटिंग है, गैदरिंग, और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के मेकिंग, सेलिंग, जो रुद्राक्ष माला है उसको मेकिंग करते हैं, तुलसी माला को मेकिंग करते हैं, ग्रास बीड्स, नेकलेस और बेंजल को, ये सारी चीजें इसके माध्यम से की जाती हैं, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ने कहा है कि कोई भी देश का ऐसा कंट्री नहीं है जिसने आईसी टारगेट को क्या किया है, अचीव किया है। तो ये गलत बात है, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। तो इसमें 196 कंट्री आपको देखने को मिलेंगी। ये आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिला, 70-21 के आसपास होगा। और हेल्थिंग इन्वायरमेंटल लॉसेस के संबंध में इन्होंने बात की। आईची टारगेट को 2010 में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत समिट नगोया में हुई, जो जापान से संबंधित है, उसमें इनको अचीव किया गया था। कहा ये संबंधित बायोडाइवर्सिटी संबंधित टारगेट थे। आपसे पूछा जाएगा आईची क्या है, तो आप बता देंगे बायोडाइवर्सिटी संबंधित टारगेट है। नो सिंगल, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने 20 ऐसी टारगेट को अडॉप्ट किया है। इंडिया इसका आल्सो क्या है, पार्टी है।
और एक कन्वेंशन क्या है, लीगली बाइंडिंग है और इसके सिग्निफिकेंस भी इसमें शामिल है। ओनली 2 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पार्टी नहीं है, सबसे देश का विश्व का सबसे हिमायती यूएस और उसके बाद आपको वियतनाम, नहीं सॉरी वेटिकन, आपको ये 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसको पार्टी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, अच्छा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे देते हैं, जैसे आपको नगोया प्रोटोकॉल आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे कि बायोडायवर्सिटी से संबंधित है, और अगर आपसे कार्टोजोना पूछेंगे तो आप बताएंगे ये भी बायोडायवर्सिटी से संबंधित है, लेकिन ये बायोडायवर्सिटी के बायोसेफ्टी से संबंधित है, और नगोया प्रोटोकॉल आपसे पूछेंगे तो एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं आईसी टारगेट ए है, इसमें कहा गया है कि अंडरस्टैंड वैल्यू आपको समझनी चाहिए, मेन स्ट्रीम बायोडायवर्सिटी आपको कलेक्ट नहीं, तो इस प्रकार की 20 वैल्यू है, इनको संबंध में बात की गई है। अब इससे संबंधित ही एक चर्चा में है जिसको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कहते हैं। मल्टीलेटरल फंडिंग है, बायोडायवर्सिटी संबंधी जितने भी इशू हैं उनको फंडिंग देते हैं। 1992 में रियो अर्थ समिट में इसको लॉन्च किया गया, और कई प्रोजेक्ट को ये मैनेज करते हैं, फंड करते हैं, जिनमें से एक है कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, दूसरा है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सॉरी, तीसरा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और चौथा है आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित है, चौथा पांचवा आपको मिनीमेता कन्वेंशन जो मरकरी से संबंधित है, जापान में से संबंधित है। इसके अलावा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन डिप्लीटिंग से संबंधित है, उसको भी क्या करते हैं ये लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फंड हैं जो क्लाइमेट को फंडिंग देते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, अडेप्टेशन फंड है, ये हमने पढ़ लिया, इसके अंतर्गत ही काम करते हैं। स्पेशल नहीं, ग्रीन इन्वायरमेंट फंड है, इसके अंतर्गत स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड है। तो इसके अलावा और फंड भी हैं जो क्लाइमेट को क्या करते हैं, फंड करते हैं, जो अल्प विकसित विकासशील देश हैं उनको। डिवोर्स एक्ट 1869 चर्चा में है, क्रिश्चियन से संबंधित ओनली कोडिफाइड लॉ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैरिज, न्यूलिटी, डिग्रीज और कस्टडी इशू से संबंधित बात करते हैं। सेक्शन 10 डिजॉल्व मैरिज से संबंधित बात करते हैं। सेक्शन 10A म्यूचुअली फाइल पिटीशन से संबंधित बात करते हैं। इस सेक्शन हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चर्चा में इसलिए था कि केरला हाईकोर्ट इसे सुनवाई कर रहा है, इसलिए चर्चा में था। तीसरा, यूनाइटेड नेशन समिट ग्राउंड वाटर पर हुई है जो अभी कंक्लूडेड हुई है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यूएन वाटर ने, यूनेस्को ने एंड इंटरनेशनल ग्राउंड रिसोर्स असेसमेंट सेंटर IGRAC के द्वारा। इस बात को ध्यान रखेंगे। थीम इन्होंने थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यूएन वाटर क्या है, यूएन की इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन काम करते हैं, जितने भी फ्रेश वाटर हैं, सैनिटेशन संबंधी बात करते हैं। IGRA क्या है, यूएन यूनेस्को का सेंटर है जो वर्क करता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और फंडिंग इनको दी जाती है नीदरलैंड के द्वारा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। दूसरा, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन से संबंधित बात की गई है। इलेक्शन कमीशन ने इसको सेटअप किया है और कहा है कि आपको स्टडी करना चाहिए कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनका ईजियर रूप से उनको वोट मिल सके, वोट देने का अधिकार मिल सके, उनमें उनकी सहभागिता बढ़े। ठीक है, इसके चेयरपर्सन आपको डिप्टी इलेक्शन कमीशनर देखने को मिलेंगे, और इनकी मीटर बाई एनुअली या जो चेयर के द्वारा डिसाइड किया थी तब होती है। ठीक है, इस बात को इनका पीरियड 2 ईयर का आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, G20 फाइनेंस ट्रैक, G20 की मीटर अभी हम हेल्ड करने वाले हैं, इससे पहले इंडोनेशिया ने की, और इसकी जो फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग थी हमको बेंगलोर में देखने को मिली, जिसको होल्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस RBI के द्वारा किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इकोनॉमिक जो डिस्कोर्स है उसके संबंध में, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के संबंध में इसमें बात की गई, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि G20 के प्रोसेस क्या है और इसमें कितने मेंबर हैं, इसको आप याद रखेंगे, हमने कई बार पढ़ा है, जब अब चर्चा में आएगा तब फिर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइस अभी क्या 129 जो डॉलर पे थी पर बैरल,
वो अभी $76 पे देखने को मिल रही है। तो इसमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। डिमांड, कारण क्या है कि डिमांड हमको कम देखने को मिली है क्योंकि अधिकांश जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्लो डाउन को फेज से गुजर रही है, और चाइना में कोविड-19 के द्वारा रिस्ट्रिक्शन है उसके माध्यम भी देखने को मिले हैं। एंड ऑफ सप्लाई, जो अनसर्टेनिटी बनी है रसिया से, और रसिया के ऊपर 60 बैरल का बैरल प्राइस कैप वेस्ट के द्वारा जो इम्पोज किया गया है उससे संबंधित चिंताएं हमको देखने को मिली हैं। इसके माध्यम से जो इसकी जो प्राइस है वो हमको कम लेवल पे देखने को मिल रही है। इसका संकेत इंडिया पे इंपैक्ट क्या होगा? अधिकांश जो इंडिया का जो करंट अकाउंट जो डिफिसिट है वो यहीं से जाता है क्रूड ऑयल से, तो इसको कम हमको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन कम होगी, रुपये का जो वैल्यू है डॉलर की अपेक्षा अधिक होगी, ठीक है, बड़े ही, मतलब अभी उसमें अब मूल्यन देखने को मिल रहा है, डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब थोड़ा डेप्रीशन भी आपको देखने को मिलेगी, अब मतलब कि उसमें मूल्य वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दो प्रकार के ऑयल आपको क्रूड ऑयल देखने को मिलेंगे, एक WTI, एक ब्रेंट। WTI का मतलब होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और ब्रेंट आपको ये आपको इधर देखने को मिलेगा नॉर्थ सी के आसपास। दोनों लाइट ऑन स्वीट रहते हैं, आइडियल फ्यूल रहते हैं रिफाइनमेंट के लिए। मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइस WTI ब्रेंट के द्वारा ही होल्ड मतलब कि तय की जाती है। WTI आपको यूएसए से संबंधित देखने को मिलेगा, ये आपको नॉर्थ सी से इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ये आपको प्राइमरी जो एक्सटेंशन आपको नॉर्थ डकोटा, टेक्सास और लुसियाना से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ऑसबर्ग, इकोफिक्स और ऑयल फील्ड से आपको इसमें इस चीजें देखने को मिलेंगी। वेरी लाइट और वेरी स्वीट रहता है, कंसिडर लाइट एंड स्वीट रहता है। एवरेज जो एपीआई ग्रेविटी 39.6 डिग्री के आसपास, 38 डिग्री के आसपास। सल्फर कंटेंट 0.24 डिग्री होता है, परसेंटेज होता है, इसमें 0.40% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा इससे संबंधित कुछ और फैक्ट है, हमारे यहाँ कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, क्यों अगर कोई आपदा आती है तो उसमें अपने हम सस्टेनेबल रूप से अपना काम चला सकें, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं। तो पहले रिजर्व पहली फेज में हमने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में बनाया, मैंगलोर में बनाया, कर्नाटक में, पद्दूर में बनाया। सेकंड फेज में हम चांदीखोल उड़ीसा और पद्दूर कर्नाटक में बनाएंगे, ठीक है। अभी तक हमारे पास 5.33 MMT की कैपेसिटी है, और इसमें हम सेकंड में 6.5 MMT की कैपेसिटी भी बिल्ड करने का प्रयास आपको देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आपको जो वर्तमान में संचालित हैं विशाखापत्तनम, पादुर, मंगलौर में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम और कहां कहां बनाएंगे, चांदीखोल में बनाएंगे और पादुर में बनाएंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा वरेन बबलर से दिया, मतलब कि वरेन बबलर स्पीसीज है, बर्ड है, वो चर्चा में है। अरुणाचल प्रदेश की जो लिसू है, इसको लिसू वरेन बबलर भी बोलते हैं, लिसू कम्युनिटी से संबंधित है। ये आपको इसमें देख पा रहे हैं, इसका साइज क्या है, इसके पैर कितने लंबे हैं, आपको यूपीएससी कभी नहीं पूछता, ठीक है। और साउथर्न एशिया में हमको देखने को मिल रही हैं। इस प्रकार की 20 स्पीसीज स्मॉल एशियन बर्ड भी ये फैमिली बिलोंग करती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, अफ्रीका में कुछ ओकावांगो डेल्टा और मॉर्चिसन फॉल्स हैं, उसमें कुछ ऑयल कंपनी हैं उसमें थ्रेटिंग दे रही हैं, तो बायोडाइवर्सिटी लोग कह रहे हैं कि इससे बायोडाइवर्सिटी काफी निगेटिव रूप से प्रभावित आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम ओकावांगो डेल्टा को पढ़ें। ओकावांगो डेल्टा आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी, साउथर्न अफ्रीका में है। ओकावांगो रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होगी और हाईलैंड ऑफ अंगोला से संबंधित है, और कालाहारी डेजर्ट से रिवर फ्लो करती हैं, जिसको हम फैन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ओकावांगो डेल्टा देखने को मिलेगा। मेनली आपको इधर नामीबिया देखने को मिलेगा, अंगोला देखने को मिलेगा, बोत्सवाना देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको इधर साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, मॉर्सिसन फॉल्स, आपको ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको मॉर्सिसन फॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। युगांडा का ओल्डेस्ट
लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज देखने को मिलेगी। लेक अर्ट यहाँ पे है, रिफ्ट वैली ग्रेट यहाँ पे है, और बॉर्डर बिटवीन उगांडा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के मध्य आप मुसीसन फॉल आपको किस किस देखने को मिलेगा, उगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तीसरा कबांगो जाम्बेजी फ्रंटियर नेचर कंजर्वेशन एरिया आपको देखने को, शॉर्ट में इसको काजा बोलते हैं। काया सेकेंड लार्जेस्ट नेचर लैंडस्केप है वर्ल्ड में, और ये आपको काजा आपको अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको लेक करीबा देखने को मिलेगी, इधर आपको ओकाबांगो डेल्टा देखने को मिलेगा, इधर आपको बरुट से फ्लड प्लेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये काफी रीजन बायोडाइवर्सिटी रिच है। दूसरा पीटी उषा चर्चा में है, इसको पैरेली एक्सप्रेस भी बोलते हैं। फर्स्ट वुमन है जो इंडियन ओलंपिक की क्या बन गई हैं, चीफ बन गई हैं। इन्हें अभी तक 23 मेडल मिल चुके हैं। इसके अलावा इनको पद्म श्री अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है। और 1984 के जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुए थे, उन्हें 44 मीटर की हडल फाइनल रेस में अपनी क्वालिफाई किया था। ठीक है, इसके बाद इनको पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड मिला था। इनको क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया से आर्ग्यू किया गया है कि आपको इस लाइन पे चलना चाहिए। किस लाइन पे? एशियन कंसेंसस ऑन म्यांमार पे, एशियन 5 पॉइंट कंसेंसस ऑन म्यांमार। ऐसा इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन काउंटर पार्ट से कहा है। क्या है कि इनको इमीडिएट जो वायलेंस है उसको एंड करना चाहिए, सभी पार्टी के मध्य डायलॉग करना चाहिए, और एक स्पेशल इन्वॉय नियुक्त करना चाहिए जिससे संबंधित बात करें, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एशियन कंट्री के द्वारा दी जानी चाहिए, और स्पेशल इन्वॉय विजिट करें म्यांमार में, मीट सभी पार्टियों की मत चर्चा करें। ठीक है, जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है म्यांमार, आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो बाउंड्री है आपको लॉस से मिलेगी, लाओस से मिलेगी, थाईलैंड से मिलेगी, बस 2 ही से मिलेगी। इसके अलावा नहीं मिलेगी। वियतनाम और कंबोडिया से इसकी बाउंड्री नहीं मिलेगी। इधर आपको इंडिया से तो मिलेगी, उधर आपको चाइना से ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश से लगती है क्या। चलो, इंडिया के जो डोंकी हैं, मतलब इसको गधे बोलते हैं, वो लगातार विलुप्त होने की कगार पर जा रहे हैं। IUCN का जो स्टेटस है नियर थ्रेटन है। को पता ही है कि इनका यूज हम क्या करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। क्यों डिसअपीयरिंग हो रहे हैं? क्योंकि इलीगल एक्सपोर्ट इनके चाइना का होता है, और जो डोंकीज हैं इनके इनकम जनरेटिंग मिल्क, मीट, फाइबर के रूप में उपयुक्त नहीं रहते हैं, इसलिए इनका डिसअपीयरिंग हो रहे हैं। डोंकी की आपको 5 ब्रीड आपको देखने को मिलेंगी, कच्छ, हलारी, सिंधी, स्पीति। सिंधी सबसे अधिक रहती है, इसके 1000 से 1500 केजी का वजन उठा सकते हैं। हलारी 3 से 40 किलोमीटर चल सकते हैं। कच्छ आपको 200 से 300 केजी तक का कैरेट उठा सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिवांग पोर्ट चर्चा में है, ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। इसको इंडिया और इंडोनेशिया आपस में डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ से काफी ट्रेड वाला रूट है। ठीक है, इसलिए इसको डेवलप करने का प्रयास करना है, बस इतना ध्यान रखें। ये आपको सिवांग आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे पोर्ट डेवलप करने का प्रयास ये कर रहे हैं। कुर्दिस्तान चर्चा में है। कुर्दिश लोग हमेशा चर्चा में करते हैं कि हमको कुर्दिस्तान चाहिए, और अभी क्या हुआ है, तुर्की ने अपनी फोर्स को डिप्लॉय किया है कि हम इनको उठाएंगे। कुर्दिस्तान ये कहते हैं कि हमको मेन पार्ट तुर्की से बात करते हैं, तुर्की, आर्मेनिया, इधर आपको ईरान, इराक, सीरिया से मिला के कुर्दिस्तान बनाते हैं। ये बोलते हैं हम तो स्टेटलेस हैं, हमको ये वाला पार्ट आप दे दो। ठीक है, लेकिन तुर्की इसका विरोध करता है, इस बात को ध्यान रखें। कतर चर्चा में है, क्योंकि इसकी यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है आपकी उनकी डेथ हो गई है, हत्या हो गई है, तो इस चर्चा में है। दूसरी बात से यहाँ पे फीफा का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो इधर आपको कतर देखने को मिलेगा, दोहा इसकी कैपिटल है, बहरीन आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको ओमान देखने को मिलेगा, इधर आपको यूएई देखने को मिलेगा, ये ओमान वाला पार्ट है।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।